होता है डुबो दिया जाए तब विद्युत बल पहले की तुलना में कितना रह जाएगा। यदि आवेशों के बीच माध्यम तांबा हो तब बल कितना होगा। जैसे कि हमने बताया है कि जल में अगर 80 या 81 हो तो 1/81 गुना हो जाएगा। याद रखिएगा 1/81 गुना बल हो जाएगा। कब? जब वायु या निर्वात से अगर पानी में ले जाते हैं तब। क्यों? क्योंकि जल में जो परावैद्युतांक का मान होता है दिया है 81 तो 1/81 अगर 80 दिया रहता है तो 1/80 होता है। और यहाँ पे कह रहे हैं कि यदि दो आवेशों को तांबा माध्यम में रखा जाए, तांबा धातु है और धातुओं के लिए क्या होता है? अनंत होता है। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं जल में विद्युत बल निर्वात की तुलना में 1/80। मान लेते हैं क्वेश्चन 81 दिया तो 81 कर लीजिएगा। वैसे जनरली जो जल का परावैद्युतांक होता है वो 80 होता है, याद रखिएगा। 81 क्वेश्चन में दिया रहेगा तो 81 कर लेते हैं। जल में विद्युत बल जो होता है निर्वात की तुलना में 1/80 होता है। रह जाएगा तांबा माध्यम होने पर। तांबा के लिए जानते हैं परावैद्युतांक इन्फिनाइट होता है, मींस अनंत होता है। तो K = हम इन्फिनाइट कर लेते हैं, यानी कि बल 0 हो जाएगा। याद रखिएगा पानी के लिए 1/80 या 81 कर लेते हैं और अन्य माध्यम के लिए यानी कि ये तांबा माध्यम दिया है तो इन्फिनाइट कर लेते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन का वीडियो आपको कैसा लग रहा है जल्दी से ना कमेंट करके जरूर बताइए। हम अधिक से अधिक सोच रहे हैं कि क्यों नहीं इसी वीडियो में पूरा चैप्टर को खत्म कर दें, शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, ताकि आपको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद इस चैप्टर का न्यूमेरिकल कुछ इंपॉर्टेंट ला करके आपको दिखा देंगे कि देख लीजिए इसी में से आएगा। और ये वीडियो सिर्फ आपके बोर्ड के एग्जाम में काम नहीं आएगा, एनी कंपटीशन यानी कोई कंपटीशन में आप जाते हैं तो फिजिक्स का यही कॉन्सेप्ट है, ये निचोड़ है। जैसे दूध में से मलाई खा लेते हैं मोटा हो जाते हैं ना, उसी तरह से ये फिजिक्स का निचोड़ है। अगर फिजिक्स का निचोड़ अगर दिमाग में रख लेते हैं तो फिर आपको कोई भी फिजिक्स में हरा नहीं सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ध्यान से समझिए, विद्युत बल रेखाएं परस्पर कभी नहीं काटती, समझाइए क्यों। विद्युत बल रेखाएं कभी नहीं काटती, समझाइए क्यों। याद रखिएगा विद्युत बल रेखाएं हमेशा सीधी जाती हैं, समानांतर जाती हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काटती। यदि काटेंगी तो दो दिशाएं होंगी जो कि ये असंभव है। तो याद रखिएगा लिख सकते हैं कि यदि दो विद्युत बल रेखाएं परस्पर काटेगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, अतः विद्युत क्षेत्र की दिशा 2 हो जाएगी जो कि असंभव है। याद रखिएगा इस तरह से अगर मान लेते हैं एक विद्युत बल इधर जा रहा है, एक विद्युत बल इधर जा रहा है, तो इनकी 2 दिशाएं होंगी ना, एक इधर एक इधर। इस बिंदु पर काटेगा तब, जबकि ऐसा नहीं है। विद्युत बल रेखा इस तरह से जाती है, एक दूसरे के समानांतर होती है, एक दूसरे के क्या होती है, समान दूरी पर होती है, समानांतर होती है। अगर इस तरह से काटेंगे तो 2 दिशाएं होंगी जो कि असंभव है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लाइक जरूर करिए और इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। आप लोग बीच में भाग दिएगा तो फिर प्रॉब्लम होगा। कहावत है लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। थोड़ा नॉलेज रहेगा तो उसमें खुदुकिएगा, खुदुक करके गिर जाइएगा। इसलिए खुदुकिए मत, पूरा पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए। टाइम एक बार लग जाए लेकिन एक बार इस तरह से पढ़ाई कर लीजिए कि दूसरा बार इस चैप्टर को देखने की जरूरत न पड़े। याद रखिएगा ये नहीं कि बार बार इस चैप्टर को रिवीजन करते रहे। एक ही बार रिवीजन करिए लेकिन ढंग से करिए। एक ही बार खाइए, बढ़िया से खा लीजिए ना। अब एक रोटी खाइए, एक कवर खाइए, मजा नहीं देगा। जैसे आप लंच करते हैं आप और डिनर करते हैं, उसी तरह से पढ़ाई भी कर लीजिए बढ़िया से। एक बार दिन भर के लिए छुट्टी हो जाए, एग्जाम के लिए छुट्टी हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विद्युत द्विध्रुव है क्या? उदाहरण सहित बताइए। विद्युत द्विध्रुव क्या हम कर सकते हैं कि मान लिया कि ये दो क्या है, Q1 और Q2 दो आवेश हैं और दोनों जो होते हैं समान परिमाण के और कुछ दूरी पर होते हैं। और कुछ दूरी का मतलब दूरी ले लेते हैं, क्या होते हैं 2l। तो समान परिमाण के आवेश कुछ दूरी पर बने रहते हैं, उन दोनों आवेश को द्विध्रुव कह देते हैं। और द्विध्रुव का एग्जाम्पल अगर हमको देना होगा तो कह सकते हैं H2O यानी कि जल। क्या कर लेते हैं बाबू, जल कर लेते हैं। याद रखिएगा ये
जब समान परिमाण, ये देखिए Q1 Q2 जो है वो समान परिमाण के हैं परंतु विपरीत प्रकृति के, यानी कि अगर ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव। याद रखिएगा, दो समान परिमाण के आवेश परंतु विपरीत प्रकृति के एक दूसरे से अल्प दूरी पर, यानी कि कितने दूरी पर, 2l दूरी पर हो ना स्थित हो तो आवेशों के निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। जैसे H2O और HCl, ये देखिए H2 यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, H और यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे दो है ना, दो अणु, एक हाइड्रोजन का एक ऑक्सीजन का, यहाँ पे हाइड्रोजन का और एक क्लोरीन का, दो समान है, यानी कि इस पे +2, ये क्या होता है -2, इस पे +1, इस पे -1। तो इस तरह के जो अणु होते हैं यानी कि समान परिमाण के परंतु विपरीत प्रकृति के होते हैं और कुछ दूरी पर स्थित होते हैं, तो ऐसे आवेश के युग्म को द्विध्रुव बोल देते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? द्विध्रुव। याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं? द्विध्रुव। और यहीं में आपको एक चीज और बता देते हैं, कभी कभी पूछ देता है द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? क्या बोल देते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? ये Q1 और ये Q2, ये माइनस कर लेते हैं तो ये प्लस, और ये दोनों के बीच की दूरी है। अब कह देगा कि अगर द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं तो द्विध्रुव आघूर्ण को P वेक्टर से डिनोट करते हैं, और P वेक्टर इक्वल टू होता है क्या? Q × 2l। याद रखिएगा, द्विध्रुव अगर पूछेगा तो कहेंगे द्विध्रुव की कोई एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। याद रखिएगा, किसी भी द्विध्रुव के कोई भी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, और द्विध्रुव आघूर्ण को P वेक्टर से डिनोट करते हैं, अर्थात P वेक्टर Q × 2l। और यह एक सदिश राशि है। P वेक्टर कौन सी राशि है? तो कहेंगे एक सदिश राशि है, और इसका मात्रक क्या होगा? ये कूलम हो गया, और ये क्या हो गया? हुआ मीटर। सेंटीमीटर मत पढ़िएगा, क्या? कूलम मीटर। ये कूलम मीटर है, द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। और इसका अगर बीमाक है तो इसका बीमाक AT, और ये हो गया N। याद रखिएगा, क्या हो गया? ATL। एयरटेल मत पढ़िएगा, क्या? ATL। ATL जो है वो द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है, कूलम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का क्या है? मात्रक है, और ATL बीमा है, और P वेक्टर एक सदिश राशि, यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण कौन सी राशि है? एक सदिश राशि है, और द्विध्रुव आघूर्ण Q × 2l। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये तो हो गया, फिर देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के साइन मात्रक लिखिए। जैसे कि अभी हमने बताया कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का साइन मात्रक क्या बताया? कूलम मीटर। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? इसका फॉर्मूला आप जान लीजिए। ये फॉर्मूला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल E से डिनोट करते हैं, और कैपिटल E =Q0। क्या होता है? विद्युत क्षेत्र। अगर इसको परिभाषित करना होगा तो एकांक आवेश पर लगने वाले विद्युत बल की मात्रा को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एकांक आवेश पर लगने वाले विद्युत बल की मात्रा को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, और इसका जो मात्रक होगा वो मात्रक न्यूटन पर कूलम। क्या होगा? न्यूटन पर कूलम। या अगर इसका अगर बीमा पूछ दे तो हम बीमा इस तरह से कर लेते हैं, न्यूटन का m/10⁻², और ये बाबू AT, और ये क्या कर लेते हैं? इनवर्स। तो इस तरह से लिख लेते हैं m और T⁻³ एक इनवर्स। तो इस तरह से ये आपका क्या हो गया? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये मात्रक, और विद्युत क्षेत्र कौन सी राशि है? तो कहेंगे एक सदिश राशि है। तो चलिए ये तो हो गया। अब इसका आंसर हम दिखा देते हैं। आंसर आप देख लीजिए। आंसर लिख सकते हैं इस तरह से। क्या लिखेंगे? विद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम, तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कूलम मीटर। याद रखिएगा, इसका हमने बताया कूलम मीटर। तो ये दिमाग में रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं और सब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। यदि ये दिमाग में बैठ गया तो फिर आपको रटने की जरूरत नहीं है। रट्टा मारेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, फेल हो जाइएगा। याद करिए, रट्टा नहीं मारना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन,
12.5 into 10 to power 18 इलेक्ट्रॉन्स के आवेश की गणना कीजिए। 12.5 गुणे 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन के आवेश की गणना कीजिए। अभी हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़े हैं, यानी कि आवेश के क्वांटमीकरण। आवेश के क्वांटमीकरण Q इज इक्वल टू क्या पढ़े बाबू, Ne। तो बाबू ये दिया है N और E का वैल्यू कितना होता है 1.6 into 10 to power -19 कूलम। इसको लिख करके सॉल्व इस तरह से करेंगे, चूंकि Q इज इक्वल टू Ne और N के जगह पे 12.5 गुणे 10 का पावर 18 दिया है। क्या दिया है बाबू, ये 18 दिया है और गुणे इलेक्ट्रॉन्स E के जगह पर E का मान रखते हैं 1.6 गुणे 10 का पावर -19। आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, जो आएगा आपका आंसर होगा, ये याद रखिएगा। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, Q इज इक्वल टू Ne। ये आपका दिया है क्या, N दिया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया है और एक इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 गुणे 10 का पावर -19 होता है। कैलकुलेशन करेंगे, देख लीजिएगा आपका कैलकुलेशन कितना आया है, क्या इतना ही है कि दूसरा आया है। तो चलिए इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो रहा होगा तो कमेंट में कमेंट करिए और ये बताइए कि सर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है, और फिर भी अगर कोई और अगर बीच में आया है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और ये वीडियो कोशिश करिए अधिक से अधिक बार देखने के लिए, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट न रहे। पूरा फर्स्ट चैप्टर यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस वीडियो में आपको पूरा इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड का हम दे देते हैं, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा, उस टाइम को आप मैनेज कर लीजिएगा। एक रोटी कम खाइएगा, पढ़ाई ज्यादा कर लीजिएगा। पढ़ाई ज्यादा हो जाएगा तो बबुआ बाद में खूब रोटी खाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अभी एक रोटी कम खाइएगा, पढ़ाई ज्यादा करिएगा। तो लिखेंगे क्या है क्वेश्चन, कितने इलेक्ट्रॉन पर कुल आवेश 1 कूलम होता है, हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। कहता है कितने इलेक्ट्रॉनों पर कुल आवेश 1 कूलम होता है, तो इसका हम लिख सकते हैं N, कितने आवेशों पर, कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉनों पर, यानी कि N पूछ रहा है तो N अगर निकालना होगा ना बाबू Q/E, कितने आवेश इलेक्ट्रॉनों पर आवेश हमारा दिया है क्या 1 कूलम। तो Q की जगह पर 1 और E की जगह पर 1.6 into 10 to power -19 रखते हैं। कैलकुलेशन करेंगे तो 6.25 into 10 to power 18 ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। याद रखिएगा 1 कूलम आवेश पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 6.25 गुणे 10 का पावर 18 होते हैं। किसी भी वस्तु पर, उस वस्तु पर अगर कुल आवेश 1 कूलम है तो उस वस्तु पर कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो 6.25 गुणे 10 का पावर 18, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि किसी माध्यम का परावैद्युतांक 1 हो तो उसकी विद्युतशीलता कितनी होगी। यदि किसी माध्यम का परावैद्युतांक अगर 1 हो तो उसकी विद्युतशीलता कितनी होगी, एक हम फॉर्मूला बताएं, अभी जस्ट बताए थे इसके पहले जब परावैद्युतांक का परिभाषा बता रहे थे। क्या बता रहे थे, ये आपको बताया है, इस फॉर्मूले को आप फिर से देख लीजिए। बाबू हम बताए हैं F इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू K, या फिर इसको हम लोग बोल देते हैं क्या एप्सिलॉन नॉट। याद रखिएगा क्या एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू K या एप्सिलॉन नॉट। ये कभी कभी अगर मान लेते हैं एप्सिलॉन पूछेगा तो एप्सिलॉन नॉट इनटू K कर लेते हैं, या फिर ये कर लेते हैं क्या एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। याद रखिए ये दोनों फॉर्मूला एक ही है। कहीं कहीं परावैद्युतांक को K से डिनोट करते हैं, कहीं कहीं परावैद्युतांक को एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया, एप्सिलॉन निकालना है तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, या फिर हम ये भी लिख लिए कि एप्सिलॉन नॉट इनटू K, और एप्सिलॉन नॉट का मान याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं 8.85 into 10 to power -12। क्या होता है परावैद्युतांक का मान 8.85 into 10 to power -12, और कह रहा है क्वेश्चन में क्या परावैद्युतांक 1, तो K की जगह पर 1 रखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो यही ना आएगा 8.85 into 10 to power -12, और इसका मात्रक याद रखिएगा क्या कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके पहले भी आपको क्वेश्चन में बता चुके हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एज ए न्यूमेरिकल हो गया या ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, काउंट नहीं कर रहे, काउंट करना है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए
पढ़ने के टाइम में काउंट नहीं किया जाता है। जैसे खाने के टाइम में आप काउंट नहीं करते हैं, 10 रोटी खा रहे हैं 15 रोटी, काउंट नहीं ना करते हैं। इसलिए पढ़ने के टाइम में ये काउंट मत करिए कितना क्वेश्चन सर बता रहे हैं, पढ़ लीजिए जितना सर पढ़ा रहे हैं पढ़िए। हमको पढ़ाने में मेहनत नहीं लग रहा है तो आपको पढ़ने में क्यों मेहनत लग रहा है, पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए। देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं एक कूलम आवेश को परिभाषित कीजिए। एक कूलम आवेश को परिभाषित कीजिए, या फिर इसी को इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आवेश को एसआई मात्रक को परिभाषित कीजिए। तो आवेश का एसआई मात्रक हम जानते हैं क्या होता है बाबू, क्या होता है, कूलम। या कह सकता है कूलम को परिभाषित कीजिए। तो सिंपल इसका देखिए अलग अलग आप परिभाषा आप अपने वर्ड में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक कूलम वह आवेश है जो निर्वात या वायु में 1 मीटर दूर रखे बराबर एवं समान प्रकार के आवेश को 9×10⁻⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है या आकर्षित भी करता है। या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, जब 1 एम्पीयर की विद्युत धारा 1 सेकेंड तक किसी चालक में प्रवाहित होती है तो उसे हम 1 कूलम कहते हैं। देखिए अलग अलग तरीके से इसका परिभाषित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको ऐसे परिभाषित करिए या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, किसी चालक में प्रवाहित 1 एम्पीयर की विद्युत धारा जब 1 सेकंड तक प्रवाहित होती है तो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को हम 1 कूलम कह देते हैं। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, स्थिर वैद्युतिकी का कोई विशेष उपयोग बताइए। वैसे स्थिर वैद्युतिकी का तो बहुत सारा उपयोग है, जैसे प्रिंटर हमारा स्थिर वैद्युतिकी पर काम करता है, 1D जनरेटर जो है स्थिर वैद्युतिकी पे काम करता है, जो स्प्रे करते हैं वो स्थिर वैद्युतिकी पे कार्य करता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल से कोई एक एग्जाम्पल से आप दे देते हैं, जैसे कि मान लेते हैं उच्च विद्युत विभव का स्रोत 1D ग्राफ जनरेटर। ये विद्युत धारिता में पढ़ना है, लास्ट टॉपिक है, याद रखिएगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे भी जाते हैं। तो स्थिर वैद्युतिकी का कोई भी विशेष उपयोग हम बता सकते हैं कि उच्च विद्युत विभव का स्रोत 1D ग्राफ जनरेटर स्थिर वैद्युतिकी के नियमों पर कार्य करता है। याद रखिएगा 1D ग्राफ जनरेटर जो होता है वो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, स्थिर वैद्युतिकी के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आवेश का विनीय सूत्र क्या होता है। तो आवेश का विनीय सूत्र AT होता है। याद रखिएगा आवेश का विनीय सूत्र क्या होता है, AT। AT कैसे होता है, आवेश हम जानते हैं विद्युत धारा I = Q/T। अगर Q निकालना होगा तो I × T करेंगे ना। I हमारा विद्युत धारा है, विद्युत धारा का मात्रक हमारा एम्पियर होता है और टाइम हमारा T होता है। तो हमारा कहीं कहीं IT भी आ जाता है, कहीं कहीं AT भी हो जाता है, तो कंफ्यूजन नहीं होइएगा, IT भी सही है और AT भी सही है। तो विद्युत आवेश का विनीय सूत्र IT और AT। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं है, पढ़ते रहिए आराम से और खाना खाते रहिए, कोई टेंशन नहीं है। रिलैक्स होकर पढ़िए, रिलैक्स होकर के पढ़िएगा तो माइंड पे प्रेशर नहीं होगा, माइंड पे प्रेशर नहीं होगा तो टॉपर बनिएगा। बिहार टॉपर बनना है तो वीडियो देखते रहिए, और झारखंड टॉपर बनना है तो ये भी देखते रहिए। आराम से देखिए, कोनो बोर्ड हो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम टॉपर बनिएगा, पढ़ लीजिएगा ईमानदारी से तो बनिएगा। कह रहा है प्राकृतिक में किसे प्रारंभिक आवेश माना जाता है। याद रखिएगा प्राकृतिक में प्रारंभिक आवेश इलेक्ट्रॉन को माना जाता है, जिसका मान 1.6×10⁻⁻19 कूलम होता है। याद रखिएगा इसका आंसर आप लिख सकते हैं = ±1.6 × 10⁻19 कूलम। 1.6×10⁻⁻19 कूलम ये मूल आवेश कहिए या प्रारंभिक आवेश कहिए। कभी कभी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछ देता है मूल आवेश का मान कितना होता है, तो 1.6×10⁻⁻19 कूलम, या कह देगा कि प्रारंभिक आवेश का मान कितना होता है, तो कह देंगे 1.6×10⁻⁻19 कूलम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आवेश का संरक्षण क्या है। तो कह सकते हैं आवेश का किसी भी विरहित निकाय में कुल आवेश का मान नियत रहता है, अर्थात आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, इसको एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। तो बस इसका सिंपल आप लिख सकते हैं कि आवेशों के संरक्षण के नियमों के अनुसार किसी विरहित निकाय यानी कि किसी आवेश, किसी वस्तु पर जो अलग अलग आवेश हैं उन सभी आवेशों का मान नियत रहता है।
क्या होता है? कुल विद्युत आवेशों का मान नियत रहता है। इसी को आवेश का संरक्षण बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? आवेश का संरक्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एसआई पद्धति में 1/4πε0 का मान कितना होता है? याद रखिएगा, हम लोग पढ़े हैं अभी कूलम्ब बल। एक बराबर क्या पढ़े बाबू? 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो इस 1/4πε0 का मान 9 × 10⁹ होता है। याद रखिएगा, क्या होता है? 9 × 10⁹। अगर इसका मात्रक अगर कह देगा तो बबुआ लिख लेते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये 1/4πε0 का मान कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है या फिर न्यूमेरिकल में, तो हमेशा इसको आपको यूज तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए या दिमाग में रखिएगा और इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से। क्या लिख सकते हैं? 1/4πε0 का मान लिखेंगे 9 × 10⁹। क्या लिखेंगे बाबू? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। वीडियो में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। आपका कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। हम ये देखना चाहते हैं कि कितने बच्चे, हमारे प्यारे बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कितने लाइक कर रहे हैं, कितने शेयर कर रहे हैं और कितने कमेंट कर रहे हैं। और आपके कमेंट ही हमें ये बताएगा कि आप और हमसे क्या चाहते हैं और हम कितना आपके लिए मेहनत करें ताकि आपके फ्यूचर और आपके एग्जामिनेशन के लिए ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए। तो कमेंट करते रहिए और इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए, क्योंकि तेज वही बनता है जो अपने दोस्तों को भी कुछ बताता है, शेयर करता है। अगर शेयर नहीं करिएगा तो तेज नहीं बन पाइएगा। जानते हैं तो अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या आवेशित वस्तु की गति के कारण विद्युत आवेश का मान परिवर्तित होता है? क्या आवेशित वस्तु की गति के कारण विद्युत आवेश का मान परिवर्तित होता है? याद रखिएगा, अगर हम आपसे कहा जाए कि लो भैया ये 50 रुपया इसको रोज घुमाओ ना, 50 रुपया ले करके इसको इस तरह से घुमाएंगे तो क्या वो 50 रुपया घुमाने से क्या 100 रुपया में परिवर्तन हो जाएगा? नहीं ना। जब नहीं होगा तो आवेश भी अगर इसके चारों कितना बार भी चक्कर अगर घूमेगा ना बाबू, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। याद रखिएगा। तो इसका आंसर लिखेंगे क्या? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि 2000 का नोट अगर घुमाने से अगर 4000 रुपया हो जाता है, नहीं 2000 का नोट अगर घुमाने से 4000 रुपया हो जाता तो कितना बढ़िया हो जाता कि कुछ काम करने की जरूरत नहीं, घुमाते रहेंगे दिन भर। तो इलेक्ट्रॉन भी इस तरह से घूमते रहेगा, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। याद रखिएगा, क्या आवेशित वस्तु गति के कारण विद्युत आवेश के मान में परिवर्तन होता है? तो कहेंगे नहीं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कूलॉम का नियम न्यूटन की गति के तृतीय नियम का पालन करता है? हाँ, करता है। न्यूटन की गति के नियम का तृतीय नियम का पालन करता है, क्योंकि दो आवेश एक दूसरे पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगाते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़े नहीं हुआ कि एक ही बल लगाएगा। जितना भैया हम एक थप्पड़ किसी को मारते हैं तो उधर से भी तो रिप्लाई आएगा, लीजिए आप हमको मारे हैं ना, हम भी आपको मारेंगे। तो ये Q1 है और ये क्या है? Q2 है। Q1 इस तरफ फोर्स लगाता है Q2 पर और Q2 भी क्या करता है? इस तरफ फोर्स लगाता है। प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। जितना Q1 Q2 पे बल लगाएगा ना बाबू, उतना ही Q2 भी Q1 पर मारेगा। मतलब दोनों एक दूसरे के बराबर और विपरीत दिशा में बल लगाते हैं। तो कूलॉम का बल न्यूटन के तीसरे नियम को फॉलो करता है। याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कूलॉम का नियम जो है वो न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। तो हाँ, पालन तो करता है, क्योंकि भैया जितना बल लगाएगा Q1 Q2 पर, उतना ही Q2 भी Q1 पे बल लगाएगा। तो इसका आंसर लिखेंगे क्या? हाँ, बस बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं ना? तो कमेंट में करिएगा अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो। बाकी वीडियो को शुरू से जरूर देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या आवेशित करने पर वस्तु का द्रव्यमान प्रभावित होता है? एकदम पर प्रभावित होगा। हम आपको 1000 रुपये दे दिए, ले लीजिए, खा लीजिए मिठाई,
ना, दिवाली भी बीत रहा है, खाली की मिठाई, तो 1000 रुपया दे दी तो हमारे पर प्रभावित होगा ना कि 1000 का जो वजन होगा कम होगा। भले हम धनात्मक हो गए, धनी है मतलब हम धनात्मक हो गए, हम आपको दे दिए, और आप गरीब हैं तभी तो लिए 1000 रुपया, तो आपके पास 1000 रुपया गया तो आपके पास द्रव्यमान बढ़ गया और हमारे पास द्रव्यमान क्या हो गया, घट गया। तो जो धनात्मक होते हैं उन पर आवेश का मान जाने से ना धनात्मक हो जाता है और द्रव्यमान घट जाता है, और जो ऋणात्मक होता है आवेश के मान आ जाने से उसका द्रव्यमान में वृद्धि हो जाता है। इसके पहले भी हम लोग क्वेश्चन ये कर लिए हैं, इसका आंसर लिखेंगे। क्या आवेशित करने पर वस्तु का द्रव्यमान प्रभावित होता है, तो हाँ प्रभावित होता है। क्यों? क्योंकि प्राप्त किए गए या त्यागे गए इलेक्ट्रॉन्स के द्रव्यमान के बराबर वृद्धि या कमी होगा। या 1000 रुपया हम आपको देंगे तो 1000 रुपया का जितना द्रव्यमान होगा उतना हमारे में कमी होगा, और आपके पास जाएगा तो 1000 रुपया का द्रव्यमान जितना होगा उतना आप में वृद्धि होगा। तो याद रखिएगा, आवेशित करने पर वस्तु का द्रव्यमान प्रभावित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन है, क्योंकि हमारा मेन मोटो है कि फर्स्ट चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट आपको दे दे, हर टाइप का क्वेश्चन आपको बता दे। ये क्वेश्चन जो भी है वो आपके एग्जाम में 1 नंबर या 2 नंबर मार्क्स से पूछे जाते हैं, इसलिए इसे आप दिमाग में जरूर रखे रहिएगा। कह रहा है क्या एक कांच की छड़ को रेशमी कपड़े से रगड़ा जाता है, ये किस प्रकार का आवेश प्राप्त करेगा। एक कांच की छड़ रेशमी कपड़े से रगड़ा जाता है, किस प्रकार के आवेश प्राप्त करेगा। इसके पहले भी शायद हम पहला क्वेश्चन बताए थे कि कांच जो होता है वो धनात्मक और रेशमी कपड़ा जो होता है वो ऋणात्मक। पहला क्वेश्चन ही आपको बताए थे कि जब इस कांच की छड़ को, मान लेते हैं ये कांच की छड़ है और ये रेशम के कपड़े हैं, कांच की छड़ को अगर इस रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो रेशम का कपड़ा ऋणात्मक होता है और कांच जो होता है वो धनात्मक हो जाता है। ये हमेशा याद रखिएगा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ दिए जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पानी का पारावैद्युतांक कितना होता है, तो याद रखिएगा पानी का पारावैद्युतांक 80 होता है। इसके पहले भी हम लोग पढ़ लिए हैं। और वायु या निर्वात के लिए 1 होता है, धातुओं के लिए अनंत होता है और अन्य माध्यमों के लिए 1 से अधिक होता है। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, फिर से एक बार समझ लीजिए। पारावैद्युतांक का मान वायु या निर्वात के लिए 1 होता है, धातुओं के लिए अनंत होता है, अन्य माध्यमों के लिए 1 से अधिक होता है और पानी के लिए 80 होता है। क्या लिखेंगे? 80। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जब एवोनाइट की छड़ को बिल्ली के चमड़े से रगड़ा जाता है तो उसके आवेश की प्रकृति क्या होती है। जब एवोनाइट की छड़ को बिल्ली के चमड़े से रगड़ा जाता है तो उसके आवेश की प्रकृति क्या होती है। तो याद रखिएगा, जब एवोनाइट की छड़ को अगर बिल्ली के चमड़े से रगड़ते हैं तो एवोनाइट की छड़ जो होती है वो ऋणात्मक हो जाती है। चमड़ा हमेशा धनात्मक और एवोनाइट की छड़ हमेशा ऋणात्मक हो जाती है। ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या स्थिर विद्युत बल एक केंद्रीय बल है? हाँ भाई केंद्रीय बल है। क्यों केंद्रीय बल है? क्योंकि आप जानते हैं अगर 2 आवेश है, ये Q1 और ये Q2, Q1 इस तरफ लगाएगा, Q2 इस तरफ, यानी कि दोनों का एक दूसरे के केंद्र की ओर मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। दोनों आवेशों के लगने वाले बल जो होते हैं एक दूसरे के अनुदिश होते हैं, इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं? केंद्रीय बल। क्या कहेंगे? केंद्रीय बल। चलिए तो इसका आंसर लिख लेते हैं कि यह आवेशों के केंद्र को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है, अतः यह एक केंद्रीय बल है। याद रखिएगा, दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होते हैं, इसलिए कूलाम्ब बल किस तरह का बल है, तो कहेंगे केंद्रीय बल है। ये आपको समझ में आ रहा होगा, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है। कमेंट जरूर करिए, आपके कमेंट हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा कि आप किस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव सोचते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक हीलियम परमाणु के नाभिक पर कितना आवेश होता है? एक हीलियम परमाणु के नाभिक पर कितना आवेश होता है? हम लोग पहले भी पढ़े हैं, हीलियम परमाणु पे 2 प्रोटॉन होते हैं और एक प्रोटॉन का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें मिल जाता है। इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं, अतः इस पर आवेश Q = 2 ही होता है। 2 × 1 इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कैलकुलेशन करेंगे तो 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। याद रखिएगा, एक हीलियम परमाणु पर कुल आवेश का मान 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो ये वीडियो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। यदि अच्छा लग रहा है तो एक लाइक तो बनता है, लाइक जरूर करिएगा।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत आवेश के दो मूलभूत गुण लिखिए। ऐसे बहुत सारे गुण होते हैं। विद्युत आवेश क्वांटमीकरण होता है। विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, विद्युत आवेश की योज्यता, विद्युत आवेश का संरक्षण, बहुत सारे नियम हैं। किसी दो नियम को लिख लेते हैं। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर, किसी निकाय का विद्युत आवेश संरक्षित रहता है। किसी निकाय की विद्युत आवेश संरक्षित रहता है, मतलब आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। एंड सेकेंड, इसका जो गुण है, विद्युत आवेश क्वांटमीकृत होता है। इसके पहले भी क्वांटमीकरण के बारे में पढ़ लिए थे कि किसी भी वस्तु पर कुल आवेश मूल आवेश स्मॉल e का पूर्ण गुणज होता है, अर्थात Q = Ne। तो ये मूल आवेश है। मूल आवेश के मीन्स दो आवेशों के विद्युत आवेश के दो मूलभूत गुण हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस स्थिरवैद्युतिकी में कूलॉम का नियम क्या है? कूलॉम वैज्ञानिक इस नियम के बारे में बताए थे, इसलिए इनका नाम से ही कूलॉम नियम का दिया गया है। तो किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत आकर्षण बल उन दोनों आवेशों की मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच लगने वाले बलों के उनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा दोनों एक दूसरे के अनुदिश कार्य करते हैं। तो इसका हम परिभाषा इस तरह से भी लिख सकते हैं कि विरामावस्था में किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इसमें ये भी जोड़ लीजिए तथा क्या लिखेंगे, दोनों आवेश एक दूसरे के अनुदिश होते हैं। ये जरूर लिखेंगे, ये नहीं लिखेगा तो ये डिफिनेशन जो होगा वो अधूरा हो जाएगा। याद रखिएगा, कूलॉम के नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल उन दोनों आवेशों की मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है और उन दोनों आवेशों के मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। इसी को कूलॉम का नियम कहते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि विद्युत आवेश के लिए कूलॉम के नियम का गणितीय व्यंजक। क्या हम कर सकते हैं, विद्युत आवेशों के लिए कूलॉम के नियम का गणितीय व्यंजक क्या होगा? तो बाबू गणितीय व्यंजक के लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। F होता है 1/4πε0 Q1 Q2/R²। ये गणितीय व्यंजक है, ये फॉर्मूला है, गणित के रूप में है, इसलिए इसको इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछ दे तो